नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक नई टूल किट सक्रिय है और इस बार टूल किट को सक्रिय किया गया 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही। पिछले अनुभव को देखते हुए, यानी 2014 से 2019 के बीच का अनुभव, कि 2014 में हार के बाद तय किया गया था कि चुनाव से ठीक पहले, यानी 2018 से या 2017 के आखिर से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, मुद्दे उठाने की कोशिश की जाएगी। तो 2019 में नाकामी हाथ लगी। तो 2019 का नतीजा आने के तुरंत बाद से इस बात की प्लानिंग शुरू हो गई, इस बात की योजना बन गई कि 5 साल तक लगातार ऐसे बड़े मुद्दे उठाने हैं जिससे इस सरकार की और इस प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, साख, वो जनता के बीच में न रह जाए। इसका प्रयास संगठित तरीके से हुआ। इस प्रयास में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने योगदान दिया और बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा कि ये सब आपस में कहीं जुड़े हुए हैं। अलग अलग पार्टियों में भी है, अलग संगठन में भी है, अलग तरह का काम करते हैं, लेकिन अंदर से तार जुड़े हुए हैं। ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है गौतम अडानी के खिलाफ, उनकी कंपनियों के खिलाफ, उससे इस टूल किट का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है, रहस्य से पर्दा उठ रहा है और ये पता चल रहा है कि इनके पीछे कौन है। मैं गौतम अडानी का व्यापार क्या है, कैसे करते हैं, उसमें अच्छा करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं या कानून तोड़ते हैं, उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी जांच के लिए, उसके बारे में फ़ैसला देने के लिए रेगुलेटर्स हैं, देश का कानून है, वो फैसला करेगा। लेकिन इसका मकसद क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसकी बात करना चाहता हूँ। देखिए, 2019 का नतीजा आने के बाद, लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद से ही कोशिश पहली ये हुई कि किसी भी तरह, किसी भी हालत में राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आने पाए। उससे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कामयाबी मिल चुकी थी कि जस्टिस मिश्रा जो CJI थे, उनको डरा दिया इम्पीचमेंट से, और वो डर के मारे उन्होंने फिर उस मुद्दे को उठाया नहीं, उसकी सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद जब रंजन गोगोई, जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने, जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मुद्दे की सुनवाई का फैसला किया, तो उनको डराने की कोशिश हुई। उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए गए और आरोप लगाकर ये उम्मीद थी कि वो इसके बाद अपने को इस मुकदमे से अलग कर देंगे। उनका जल्दी ही रिटायरमेंट आने वाला है और रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर सुनवाई होगी, लंबा चलेगा, ये योजना थी। लेकिन उस सारी योजना पर पानी फेर दिया जस्टिस रंजन गोगोई ने। उन्होंने तय किया कि वो राम जन्मभूमि मुद्दे की सुनवाई करेंगे और उन्होंने तारीख, मतलब डेट तय कर दी कि रोज़ सुनवाई होगी और इतने दिन में, मुझे जहाँ तक याद है 40 दिन तय किया था उन्होंने, कि 40 दिन में सबको अपनी बात पूरी करनी है और फैसला आना है। और उसी के अनुसार फैसला आया। उन्होंने फैसला सुनाया और वो फैसला क्या आया बताने की ज़रूरत नहीं है। उस फैसले में सबसे ज़्यादा निराशा, ये नहीं, इस बात से निराशा तो हुई ही कि फैसला जो है मंदिर के पक्ष में आया, उससे ज़्यादा निराशा हुई विपक्ष के तमाम नेताओं को और पार्टियों को और तमाम NGOs को कि वो फैसला सर्वसम्मति से आया, जिसमें एक मुस्लिम जज भी थे। इसके बावजूद कोई डिसेंट नहीं था, किसी ने आपत्ति किसी मुद्दे पर नहीं जताई। ये उनके लिए ज़्यादा बड़ा मामला था, ये ज़्यादा बड़ा धक्का था उनके लिए, और उससे वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। उस मुद्दे से और राम जन्मभूमि के मुद्दे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस की बेंच का फैसला था सर्वसम्मति से, इसलिए मानना मजबूरी थी। तो उसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन न मानने का उनके पास कोई आधार नहीं था, इसलिए चुप्पी है, लेकिन अंदर अंदर उससे नाराज़गी तो बनी हुई है। उसके बाद कोशिश हुई राफेल के मुद्दे की, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही चल रही थी। राफेल का मुद्दा किसी न किसी रूप में गरमाने का, फिर से उठाने का, कहीं से कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लाकर, कहीं विदेश का, फ्रांस या कहीं की और एजेंसी, NGO का की कोई रिपोर्ट दिखाकर, कोई खबर दिखाकर उस मुद्दे को फिर से गरमाने की कोशिश हुई, नाकाम हुआ। फिर आया पेगासस का मुद्दा, और देखिए टाइमिंग, देखिएगा आप, ये सब मुद्दे उठाने की टाइमिंग पार्लियामेंट सेशन से 1-2 दिन पहले आता है, और कौन लोग उठाते हैं ये भी बड़ा स्पष्ट रहता है।
किस प्लेटफॉर्म से कौन उठाएगा, कौन इस मुद्दे को लाएगा और कौन फिर उस पर जो है हमलावर होगा, ये सब पहले से प्लान होता है, तय होता है। पेगासस का मुद्दा, उससे ये माहौल बनाने की कोशिश की कि अब ये सरकार पलट गई, सरकार गिरने वाली है, किसी भी दिन गिर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग गए ये भी आपको पता है। पेगासस का मुद्दा कहाँ गया, अब कोई विपक्ष का नेता बोलने पूछने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने आरोप लगाया था कि हमारे फ़ोन में जो है पेगासस का जो है वो मैलवेयर है और इससे हमारे फ़ोन को सुना जा रहा है, जिन लोगों ने फ़ोन दिया उनके फ़ोन में मिला नहीं, और जो दूसरे आरोप लगाने वाले थे वो अपना फ़ोन भी जांच के लिए देने को तैयार नहीं हुए। मतलब मामला सारा झूठा था। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने स्पष्ट कर दिया, फिर उनके इरादों पर पानी फिर गया। तो पुराने अनुभव से सीख लेते हुए इस बार तय हुआ कि नहीं, एक मुद्दे पर निर्भर न रहें, एक साथ दो मुद्दे यानी दो मिसाइलों से हमला करो कि एक से बच जाए तो दूसरे में फंस जाए। तो इस बार दो मुद्दों पर हमला हुआ, एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर और दूसरा ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट। ये आप मत मानिए कि ये कोई अनायास रूप में हो गया है, ये पूरी तरह से प्लान करके हुआ है। कई लोगों के इसमें जो इन्वॉल्व प्लेयर्स हैं उनको मालूम था। क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि जिन लोगों ने ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट तैयार की उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो महुआ मोइत्रा को जानते हैं, जो महुआ मोइत्रा के साथ, जो टीएमसी की सांसद हैं, उनके साथ जेपी मॉर्गन में काम कर चुके हैं। अब उनका कितना रोल है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन महुआ मोइत्रा और प्रशांत भूषण दो लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर जो सरकार ने बैन लगाया है उसके खिलाफ। तो प्लेयर्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब सामने हैं, लेकिन धीरे धीरे सामने आए हैं, शुरू से नहीं थे। दूसरा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, उसको लेकर भी संसद नहीं चलने दी जा रही, संसद को ठप किया जा रहा है जिससे देश में माहौल बने। अब इस सब के लिए ज़मीन तैयार करने का काम सौंपा गया था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को। आप शुरू से याद कीजिए, उनकी भारत जोड़ो यात्रा घोषणा ये हुई कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसका वोट से कोई संबंध नहीं है। जब कोई राजनीतिक दल इस तरह की बात करे कि उसका वो जो भी कार्यक्रम चला रही है, आंदोलन चला रही है, जो भी कर रही है, उसका वोट से और राजनीति से संबंध नहीं है, तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े की प्लानिंग हो रही है। हो ना हो अलग बात। तो प्लानिंग ये थी कि देश में माहौल तैयार करो कि जब हम हमला करें, हमारी मिसाइल का हमला हो, तब उसके लिए देश में माहौल बना हुआ हो और तुरंत जो है लोग सड़कों पर आ जाएं और इसके विरोध में खड़े हो जाएं और इस सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं। ये योजना थी इन दोनों मुद्दों को उठाने के पीछे। आप देखिए, राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा के दौरान अडानी पर जिस तरह से हमलावर थे और उसके अलावा जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि मोदी, बीजेपी और संघ नफ़रत फैलाते हैं और हिंसा फैलाते हैं। इन दोनों को डॉक्यूमेंट्री देखिए और हिडनबर्ग की रिपोर्ट देखिए, दोनों से आपको पता चल जाएगा कि निशाना यहाँ था। उनको मालूम था कि ये मिसाइल आने वाली है, उसके लिए वो लॉन्च पैड तैयार कर रहे थे और लॉन्च पैड तैयार करके उसके बाद हमला किया गया जिससे इम्पैक्ट मैक्सिमम हो, ताकि जो है कहीं कहीं मिसाइल इधर उधर ना जाए, सीधे निशाने पर लगे। इसके लिए चुना गया बजट सत्र से पहले का दिन। अब आप देखिए कि इस देश के बजट पर पूरी दुनिया की निगाह थी। जिस तरह से भारत ने पेंडेमिक के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को चलाया, जिस तरह से उसने फिस्कल प्रूडेंस का साथ छोड़ा नहीं, जिस तरह से अपनी इकॉनमी को मैनेज किया, कोविड को तो मैनेज किया ही, वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। जब पूरी दुनिया में ये चर्चा चल रही थी, ये हो रहा था, चर्चा ही नहीं हो रहा था कि सारे सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी छाप रहे थे, नोट छाप रहे थे कि फिस्कल प्रूडेंस को भूल जाइए और जितना नोट छाप सकते हो छापिए। भारत ने संयम दिखाया, ऐसा नहीं किया। उसका नतीजा ये है कि बाकी सारे देश, बड़े देश, बड़ी इकॉनमीज़ आज उसका नतीजा भुगत रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे समय में मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट हो, भारत की छवि पर हो, प्रधानमंत्री की छवि पर हो,
इसके लिए ये लाया गया। सबसे सही सवाल इस पर पूछा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने कहा कि अगर अडानी क्रोनी कैपिटलिस्ट है तो उसको आप अपने राज्यों में अपनी राज्य सरकारों से प्रोजेक्ट्स दिला के उसको लेजिटिमाइज क्यों कर रहे हैं? अगर आप उसके खिलाफ हैं तो उसको प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? इसका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास नहीं है। दूसरी बात, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो बात कही वही असली बात लगती है। उन्होंने कहा कि ये सारा मुद्दा प्याले में तूफान उठाने की कोशिश जैसा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि हमारा इस मुद्दे से, अडानी के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। LIC की ओर से बयान आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का बयान आया, रिजर्व बैंक ने बैंकों से पूछा कि उनका एक्सपोजर कितना है। पता चला कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है सरकारी बैंकों का। मुद्दा ये भी बनाने की कोशिश थी कि इसके जरिए कहा जाएगा कि LIC और सरकारी बैंकों में पब्लिक का पैसा लगा है, वो अडानी को फेवर करने के चक्कर में डुबो दिया पब्लिक का पैसा। पता चला कि LIC ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अडानी की कंपनियों में वो अब भी मुनाफे में है। घाटे की तो बात छोड़ दीजिए, और अच्छे खासे मुनाफे में है। और किसी सरकारी बैंक का, स्टेट बैंक सहित, एक्सपोजर बड़ा नहीं है। अडानी के ऊपर जो 1,90,000 करोड़ का कर्ज है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है। भारतीय बैंकों का हिस्सा उसमें बहुत कम है। तो यहाँ से भी मात खा गए, यहाँ से भी कोई जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब अडानी ने बैंकों का, सरकारी बैंकों का पैसा लूट लिया, या फिर जो है LIC जैसी पब्लिक की कंपनियों का पैसा लूट लिया, ये साबित नहीं हो पा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके इम्पैक्ट के लिए संसद का सत्र चलने से रोका जा रहा है। फिर से लौटा कर ले चलता हूँ आपको भारत जोड़ो यात्रा पर। याद कीजिए किस तरह के लोग यात्रा में शामिल हुए। NGO के लोग, पुराने कम्युनिस्ट और फिल्म जगत के ऐसे लोग जिनके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि ये मोदी विरोध में, देश विरोध तक जाने में संकोच नहीं करते। ऐसे लोगों को जोड़ा गया और खुलेआम जोड़ा गया। आप कल्पना कीजिए कि गुजरात का चुनाव चल रहा है, उस समय राहुल गांधी उस चुनाव के बीच में मेधा पाटकर से सार्वजनिक रूप से मिलते हैं, मतलब यात्रा में शामिल होती हैं वो। उनको गुजरात में वोट घटने का, गिरने का, ख़त्म होने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनको विश्वास था कि आने वाले समय में बहुत बड़ी मिसाइल छोड़ने वाले हैं हम। नवंबर में ही बताते हैं कि नवंबर 2022, यानी ये फरवरी 2023 है, तो आप अंदाज़ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने पहले जब यात्रा चल रही थी, यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। प्रशांत भूषण मिलने गए और प्रशांत भूषण ने बता दिया था BBC की डॉक्यूमेंट्री और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में। तो इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि मकसद क्या है, निशाना कौन है। अडानी निशाना नहीं है। अडानी तो एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अडानी को निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निशाना भारत सरकार, निशाना भारत की छवि। इसको निशाने पर लेने में इस देश के बहुत से नेताओं, पार्टियों का इंटरेस्ट है और बहुत सी विदेशी ताकतों का इंटरेस्ट है। दोनों के इंटरेस्ट मिलते हैं, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। उस डॉक्यूमेंट्री में जितने लोगों ने देखा है, जो कुछ कहा है, उसमें एक भी, मैं कह रहा हूँ, एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जो पिछले 23 साल से लोगों को पता ना हो। जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट की SIT ने और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए, गलत बताए, फर्जी बताए, उन्हीं को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उन्हीं के आधार पर डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो इससे उसका मकसद क्या है, इसको आप समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर ये सारा मामला पूरी तरह से शुद्ध रूप से राजनीतिक है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। उस तैयारी में भारत की छवि से खिलवाड़ करने, प्रधानमंत्री की छवि से खिलवाड़ करने की और सरकार की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश है। हमेशा की तरह फिर से ये कोशिश नाकाम होती हुई दिख रही है, क्योंकि नीति भी गलत है, नीयत भी गलत है। नीयत अगर आपकी साफ नहीं होगी तो उसका असर नहीं पड़ेगा। कोई नहीं सुनने वाला राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुए आज 1 हफ्ते हो रहे हैं।
आप उसका कहीं कोई देश में इम्पैक्ट देख रहे हैं? उसकी कहीं से कोई आवाज़ उठ रही है? आवाज़ उठ रही तो कहाँ से? सड़क पर आए हैं लोग तो कहाँ से? सनातन संस्कृति के लोग। महाराष्ट्र में, जो मैंने शनिवार के वीडियो में बताया था, किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से हिंदू नवजागरण हो रहा है 2 मुद्दों पर कानून बनाने को लेकर। इस तरह का कोई प्रदर्शन, इस तरह का कोई आंदोलन आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने को मिला क्या? या विपक्ष की किसी और पार्टी की ओर से देखने को मिला क्या? विपक्षी दलों में से कितने दलों ने इस आरोप का समर्थन किया है? विरोध भले न कर रहे हो, लेकिन समर्थन करने वालों की संख्या आप गिन लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इस मुद्दे में दम कितना है। तो इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। ये पिछले मुद्दों की तरह ये भी फुस साबित होने वाला है और आप इंतज़ार कीजिए 1 हफ्ते और। इसके जरिए केवल और केवल जो है वो संसद की कार्यवाही ठप करने का इरादा है और उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। देश की आम जनता पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।